आ जाइए दोस्तों, अब बात करते हैं मॉडिट ऑफ बोरोविंग्स की। ठीक है, तो यहां पर पहले हम बात करने वाले हैं एग्जिस्टेंस के ऊपर। ठीक है ना, तो देखिए क्या लिखा है सर, एक सेकेंड, क्या लिखा है, एग्जिस्टेंस समझना है हमको। तो सबसे फर्स्ट, अगर लोन लिया है तो लोन लेने के पहले डायरेक्टर्स ने मीटिंग जरूर बुलाई होगी कि यार हमको इतना लोन चाहिए है, या इस रेट पर चाहिए है, या इस पर्पस से चाहिए, जो भी है मीटिंग तो जरूर हुई होगी। तो सबसे पहला क्या है सर, चेक बोर्ड मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू लैंडिंग अग्रीमेंट्स। बोलो यारो, क्या ये क्लियर है? डन। तो अगर किसी चीज का एग्जिस्टेंस जानना है तो उससे रिलेटेड चीजें जान लो कि यार अगर लोन लिया है तो पक्का मीटिंग तो ही होगी, तो चलो मिनट्स होंगे, वहां से कुछ आइडिया मिलेगा। ठीक है, यदि लोन लिया है तो अग्रीमेंट तो जरूर हुआ होगा, बिना लोन अग्रीमेंट के तो लोन आप ले ही नहीं सकते। तो अगर लोन लिया है, इस बात का एग्जिस्टेंस जानना है तो लोन अग्रीमेंट मिल जाएगा, तो लोन अग्रीमेंट देख लो आप। ठीक है, और देख लो क्या वो लोन अग्रीमेंट प्रिपेयर किया गया है एज पर दी बोर्ड अप्रूवल, जैसा बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि ऐसा लोन लेना है, इस रेट पर लेना है, क्या उसी हिसाब से लोन लिया है? एग्रीमेंट चेक कर लो आप। ऐसा ना हो कि बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हुआ हो कि हमको 10% के हिसाब से 10 करोड़ रुपया लेना है और पता चला 20 करोड़ रुपया ले लिया, वो भी 15% से, तो ये तो गलत है ना। ऐसा फिर क्या लिखा है सर, अब जो अग्रीमेंट में आपने लोन, जो अग्रीमेंट में लोन की डिटेल्स दी है उसको रिकॉर्ड करा होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। भाई आप लोन लेते हो जैसे, तो उसका डिटेल पूरा अग्रीमेंट में होगा। अभी उस अग्रीमेंट से आप बुक्स में भी रिकॉर्ड करोगे ना, तो क्या लिखा है, अग्री डिटेल्स ऑफ लोन्स रिकॉर्डेड टू दी लोन अग्रीमेंट। रिकॉर्ड क्या करा है और अग्रीमेंट में क्या लिखा है, समझा कि नहीं? जैसे कि क्या रेट पर लोन लिया है, कितने समय में रीपेमेंट करना, उसका टेन्योर क्या है, टर्म क्या है ना, या अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। ओके, फिर क्या लिखा है सर, अगर आपने लीज पर कोई या फिर हायर परचेस पर कोई एसेट ली है तो वो भी तो लोन ही है भाई, वो भी तो लोन ही है एक तरीके का। लीज और हायर परचेस क्या है, काइंड ऑफ लोन अरेंजमेंट, लोन अरेंजमेंट है, तो उसमें भी आपको पैसा चुकाना ही है ना, जैसा लोन का चुकाते हो। ठीक है, तो उस केस में क्या देखोगे, उसको भी अग्रीमेंट होते हैं, हायर परचेस अग्रीमेंट होता है, उसमें पूरा डिटेल लिखा होता है। सिमिलरली लीज अग्रीमेंट होता है, तो उधर से पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको, राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। फिर अगर डिवेंचर के माध्यम से लोन लिया है तो डिवेंचर ट्रस्ट डीड बनी होगी, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी रिगार्डिंग टर्म्स ऑफ डिवेंचर, डेट्स ऑफ रिडेम्पशन, कब तक चुकाना है, और अदर रेस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस जो भी होंगी वो सब आपको पता चल जाएंगी। बोलो यारो। ठीक है, फिर क्या लिखा है, जब आप डेट चुकाओगे तो आप क्या होना चाहिए, एंश्योर दैट डिस्चार्ज इज रिसीव्ड ऑन असेट सिक्योरिंग द रेट। आपने किसी से लोन लिया है तो सकता आपने असेट गिरवी रखी हो, तो जब आप लोन रीपे कर देते हो ना तो आपका असेट को फ्री करवाना पड़ता है, डिस्चार्ज करवाना होता है कि भाई अब इस असेट पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं है। ठीक है, तो जब लोन खत्म हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो आपको असेट पर डिस्चार्ज खत्म करवाना होता है। ठीक बात है। फिर फाइनली WR ले लो। WR तो आप हर जगह लिख सकते हो, कभी ये लोग एग्जिस्टेंस में यूज करते हैं, कभी ये लोग कंप्लीटनेस में यूज करते हैं। आप कॉमन बना लो कि यार WR तो हमको लेना ही है, जिसमें हम लिखवा कर लेंगे कि आपने हमें सारे लोन्स जो भी हैं, सारे लोन से जो आपको दिखाने चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सब आपने डिस्क्लोज किए हैं, आपने हमसे कुछ भी छुपाया नहीं है। So obtain the WR that all the liabilities which have been recorded represent a valid claim by the lenders। जो भी आपने लोन दिखाए हैं वो सच्ची में भी आपके लोन्स हैं, मतलब सच्ची में भी वो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं। और इसी की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी कहां पर, जब आप कंप्लीटनेस में लिखोगे। कंप्लीटनेस में क्या लिखोगे कि आपने ऑल लोन्स एंड लाइबिलिटीज दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड आर रिकॉर्डेड, वो सब आपने रिकॉर्ड भी किए। तो एग्जिस्टेंस में क्या WR लेना है कि जो चीजें आपने दिखाई हैं वो सच्ची में एग्जिस्ट करती, मैंने तो चेक कर लिया है। आप भी लिख कर दे दो कि जो चीजें तुमने लोन्स और लाइबिलिटीज में दिखाई हैं वो सच्ची में भी आपकी ऑब्लिगेशन है, सच्ची में भी आपको चुकाना है। तो मैंने तो चेक कर लिया है, आप भी लिख कर दे दो तो थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा, राइट। कितना आसान है यार, देखो समझ में आया। लोन का एग्जिस्टेंस चेक करना है, तो लोन लिया है तो मीटिंग जरूर हुई होगी, तो बोर्ड मिनट्स मिल जाएंगे। फिर लोन अग्रीमेंट जरूर होगा, फिर वो बोर्ड अग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए, बोर्ड रिजोल्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। फिर अग्रीमेंट के हिसाब से बुक्स में रिकॉर्ड भी होना चाहिए लोन। ठीक है, फिर लीज हायर परचेस अग्रीमेंट देख सकते हो इन केस ऑफ लीज और हायर परचेस लोन, या उसमें हायर परचेस या जो लीज अग्रीमेंट होते हैं वो भी काइंड ऑफ लोन ही होते हैं, तो उसमें वो वाले एग्रीमेंट्स आप चेक कर सकते हो। डिवेंचर में आप डिवेंचर ट्रस्टी चेक कर सकते हो, और जब डेट चुकाया जाता है तो आप देख लो असेट फ्री हुई कि नहीं हुई, और WR ले लो कि जो भी आपने लोन्स लाइबिलिटीज दिखाई हैं वो सच्ची में भी आपकी ऑब्लिगेशन है। बड़े आराम से आप लिख सकते हो। थोड़ा सा आपको समझने पर ध्यान देना होगा, अगर हर चीज को याद करने की कोशिश करोगे बेटा नहीं कर सकते, है ना। पूरा ऑडिट ही ऐसा नहीं कि आप हर चीज को याद कर लो एज इट इज, है ना। बस समझो, कोशिश करो। इतने सारे पॉइंट हैं, आपको जो सिंपल पॉइंट लग रहा है वो बाहर निकाल के रख लो,
4-5 पॉइंट हो जाए बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। फिर बात करते हैं कंप्लीटनेस की। कंप्लीटनेस में क्या बताया है, ऑब्टेन अ शेड्यूल ऑफ द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग शोइंग बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंसेस। आप पूरा उनसे क्या ले लो, शेड्यूल ले लो लोन का। उस लोन के शेड्यूल में ओपनिंग बैलेंसेस होंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे, और बीच में जो भी हुआ है एडिशन डिलीशन जो भी है भाई, कुछ और नए लोन लिए होंगे, कुछ चुकाए होंगे, जो भी हुआ होगा वो सब मिल जाएगा आपको, है ना। तो पूरा एक शेड्यूल आप उनसे ले लो, ठीक बात है। सभी में आपको कंप्लीटनेस में ये पॉइंट दिखाई देंगे, है ना। थोड़ा और आराम से बैठोगे तो आप ये अंदाजा लगा पाओगे, और आप लिख भी लेना अलग से कॉपी में कि कहां पर कौन कौन सी चीजें एक जैसी है, तो आपका काम कम हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, तो शेड्यूल ले लिया जिसमें ओपनिंग बैलेंसेस हैं, एंडिंग बैलेंसेस हैं, और जो बोरोविंग्स आपने ली हैं, जो चुकाई हैं, वो सबका डिटेल आ जाएगा। डन, शेड्यूल आ गया। ओपनिंग बैलेंस कैसे चेक करोगे, लास्ट ईयर से मैच कर लो कि सही से ब्रॉड फॉरवर्ड हुए। लास्ट ईयर जो क्लोजिंग बैलेंस थे क्या वही ओपनिंग बैलेंस है, ऑब्वियसली वही होना चाहिए। एडिशंस जो हुए हैं, नए लोन्स लिए हैं, तो ऑब्वियसली मीटिंग्स हुई होगी तो उनके मिनट्स चेक कर लेंगे, रिलेटेड एग्रीमेंट चेक कर लेंगे। भाई न्यू लोन लोगे तो फिर से बोर्ड मीटिंग होगी तो फिर से मिनट्स बनेंगे, फिर से लोन एग्रीमेंट्स बनेंगे, तो उससे चेक कर लेंगे। और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको लेजर से मैच कर लो, लेजर्स बने होंगे भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब लेजर्स, तो उनसे आप टैली कर लो कि वहां पर लेजर में क्या बैलेंस है और आप यहां क्या दिखा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। समझा कि नहीं समझा, ओके। फिर रिव्यू सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन आफ्टर द, ओहो, ईयर एंड के बाद भी ट्रांजेक्शन चेक करना है, ईयर एंड के बाद के भी कुछ ट्रांजेक्शन चेक करना है, ये जानने के लिए इफ देयर आर एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज एट ईयर एंड, कहीं ऐसा तो नहीं कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो। सिंपल है, अगर सोचो 10 अप्रैल को किसी लोन का अमाउंट चुकाया गया तो ऑब्वियसली वो लोन 31 मार्च को रहा होगा, नॉर्मली अपन ऐसा बोल सकते हैं, या 1 अप्रैल को कोई अमाउंट आप चुका रहे हो तो 31 मार्च को वो एग्जिस्ट करता होगा, तभी तो आज आप चुका रहे हो, रीपे कर रहे हो। तो आप देखोगे कि जिस लोन को चुकाया है क्या वो लोन इन लोगों ने 31 मार्च में दिखाया भी कि नहीं दिखाया, पता चला 31 मार्च तक में दिखाया ही ना हो, इसका मतलब लोन आप छुपा रहे हो, कंसील कर रहे हो, है ना। ऐसा तो रिपोर्टिंग पीरियड या ईयर एंड के बाद के भी कुछ ट्रांजेक्शन चेक कर लो, उससे पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई अनरिकॉर्डेड लोन है जो अपने वाले ईयर में ना दिखाया हो और उसका रीपेमेंट कर रहे हैं ये लोग, ऐसा कुछ। फिर देखो डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, इस पर एक अजीब बात है कि जब डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर की बात करते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल में इन्होंने एग्जिस्टेंस में इसको बताया है, मतलब एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर का यूज करा है। लेकिन आप देखो बोरोविंग्स में इन्होंने इसको कंप्लीटनेस में लिखा हुआ है, ठीक बात है। एग्जिस्टेंस के लिए डायरेक्ट कंफर्मेशन यूज करना ज्यादा बेटर है, मुझे लगता है बेटर है, ऐसा कहना चाहिए। कंप्लीटनेस के रिगार्डिंग भी आपको कुछ चीजें डायरेक्ट कंफर्मेशन से पता चल सकती हैं, पर एग्जिस्टेंस के लिए बेटर है, तो आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। ट्रेड रिसीवेबल पेबल में डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर कहां पर है, एग्जिस्टेंस में, और यहां पर ऑडिट ऑफ बोरोविंग्स में कहां है, कंप्लीटनेस में। अब जैसे डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर आया तो फिर तो आगे सब पता है आपको। अच्छा, एक और बात है, जो डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर मैंने ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल में बताई है आप वही फॉलो करना, क्योंकि ये लोग जितनी बार भी डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर लिखते हैं थोड़ी थोड़ी चेंज कर देते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं, पर है वही बात है। कहीं एक लाइन कम लिखी, कहीं एक लाइन ज्यादा लिखी, कहीं थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिख दिया, पर वही बात है। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर मतलब नॉर्मली आपको थर्ड पार्टी से कंफर्म करना है कि जो इन लोगों ने हमें बताया है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। वैसे यहां पर क्या क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कि ऑडिटर जब भी डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर लगाएगा तो किसकी कंसेंट लेगा, एंटिटी की कंसेंट वो लेगा। एंटिटी से बिना पूछे आप थर्ड पार्टी से कुछ कंफर्म करना चाहोगे, थर्ड पार्टी विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू, ओके। फिर क्या लिखा है, ऑडिटर असर्टेन करेगा कि कंफर्मेशन में क्या सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पूछी गई है, जैसे कि एप्लीकेशन इंटरेस्ट रेट, ड्यू डेट्स, कोलेटरल क्या रखी है, जो भी है, कुल मिलाकर क्या सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें पूछनी है क्या वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेटर में लिख दी है, तभी तो प्रॉपर आंसर आएगा, तभी तो उन सारी जानकारियों जो अपन कंफर्म करना चाहते हैं उनके जवाब मिल पाएंगे। अब आप ही अधूरा पूछोगे तो अधूरा ही जवाब आएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कंपेयर दी बैलेंसेस एज पर दी कंफर्मेशन, ठीक है। पर बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या बैलेंस है और उन लोगों ने कंफर्मेशन में क्या बताया है, दोनों को कंपेयर करो, और अगर कुछ डिफरेंस आए तो क्या करो, उसको चेक करो, मैनेजमेंट से पूछो कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, थर्ड पार्टी कुछ और कह रही है, आपकी बुक्स में कुछ और दिख रहा है। एंड फाइनली अगर रिप्लाई ही ना आए तो रिमाइंडर्स भेजो। अब यहाँ पर ये शॉर्ट में लिखा है, आप देखना ट्रेड रिसीवेबल पेबल में थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है, वो बेटर है, आप वो याद कर लो, है ना। लास्ट में क्या है, वैल्यूएशन, ये तो एकदम ही छोटू सी बात है, कोई दम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यार बेटा ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल में मैंने जो आपको बताया है ना, आप वही फॉलो करो, हर चीज का वैल्यूएशन ऐसे अलग अलग से आप रट ही नहीं पाओगे, तो आप तो जो फिक्स पॉइंट में बताता हूं आप वो फॉलो करा करो। जैसे कि AS11 के हिसाब से ये बोलना होता है कि अगर जैसे सपोज अपन इसी में फिट करते हैं, ऑडिट ऑफ बोरोविंग्स की बात करते हैं, अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसका जो अमाउंट है वो, अगर आपने वो फॉरेन करेंसी में लोन लिया है तो वो रीस्टेट करना होता है
ईयर एंड पर। और वो रीस्टेट करने का तरीका क्या है, वो AS11 में बताया है। AS11 में बताया कि कौन सी रेट आपको लेना है, और नॉर्मली क्लोजिंग एक्सचेंज रेट होगी, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसको रीस्टेट करना है और उस नए अमाउंट पर आपको दिखाना है। ठीक है, तो AS11 सब जगह आ जाएगा। फॉर फॉरेन करेंसी लोन्स मेक श्योर दैट फॉरेन करेंसी बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर आर करेक्टली रीस्टेटेड एज पर AS11। चेक द फाइनल एक्सचेंज रेट यूज्ड। डन। इसके अलावा सर कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज और मेथड आपने फॉलो करी है फॉर रिकॉर्डिंग डेट। ठीक है, क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या उनको कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जा रहा है, ये भी मैंने अकाउंट रिसीवेबल और पेबल के वैल्यूएशन में बताया है। इसके अलावा आप क्या करो, लोन अग्रीमेंट से आप वो लोन के बैलेंस को टैली कर लो। मतलब लोन एग्रीमेंट या फिर रीपेमेंट शेड्यूल मिलता है, जब आप किसी से लोन लेते हो तो आपको रीपेमेंट शेड्यूल भी मिलता है, और लोन एग्रीमेंट तो होता ही है, उसमें पूरा लिखा होता है कि किस साल में आप कितना, हर साल में कितना कितना चुकाना है, हर महीने कितना कितना चुकाना है, हर साल के ईयर एंड मतलब हर ईयर के एंड पर लगभग कितना बैलेंस आपका आउटस्टैंडिंग होगा, वो सब पता चल जाता है। तो आप देखो वहां आउटस्टैंडिंग क्या दिख रहा है, बुक्स में आउटस्टैंडिंग क्या दिख रहा है। अरे जिससे आप लोन लोगे ना, वो आपको आज बता देगा कि 10 साल बाद आपका कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचेगा। और मान लो आज कंपनी को 10 साल हो गए, तो अपन देखेंगे कंपनी में 10 साल बाद कितना आउटस्टैंडिंग दिख रहा है लोन, और शेड्यूल के हिसाब से कितना दिखना चाहिए आप टैली कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया सर। इसके अलावा और क्या लिखा है सर, अगर हायर परचेस वाला अग्रीमेंट है, हायर परचेस में आपने कोई एसेट ली है, तो वो भी काइंड ऑफ लोन ही होता है। तो एग्जामिन द हायर परचेस एग्रीमेंट फॉर द परचेस ऑफ असेट बाय द एंटिटी एंड एंश्योर दैट द करेक्टनेस ऑफ द अमाउंट। अग्रीमेंट से आप क्या कर लो, करेक्टनेस ऑफ द अमाउंट चेक कर लो। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो। एक और क्या लिखा है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन प्रीमियम रिडेम्पशन वगैरह है, तो उसको रिकम्प्यूट करके देख सकते हो। हालांकि इसका कोई खास यूज नहीं है, आप ये ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। बोलो यारो, तो ये आसान है। वैल्यूएशन का मैं फिक्स कह रहा हूं बेटा, सीधी बात है, आप सभी के वैल्यूएशन देखो एक बार ध्यान से, और 7-8 पॉइंट जो बन रहे हो ओवरऑल वो आप निकाल कर एक साइड रख लो कि इस तरह की हमें बातें लिखनी है, और फिर फाइनली आप अपना आंसर दे दो। जो भी आए वैल्यूएशन का, तो आपको क्या लिखना है, वो आपको उन्हीं पॉइंट में से आपको दे देना है। ठीक बात है। और कोई दिक्कत हो तो मैं बता दूंगा, वैसे मैंने कई वीडियोस में ये बताया है, बहुत सारी वीडियोस में। तो आप जिस भी वीडियो में या जिस भी लेक्चर में वैल्यूएशन की बात करूंगा ना, तो आप वो लिखते जाना अलग से कि वैल्यूएशन में सर ने यहाँ क्या बताया, फिर क्या बताया। तो 3-4 जगह मैंने बोला है, आप उसको एक साथ लिख लोगे तो मस्त काम हो जाएगा। ठीक बात है। तो यहाँ पर ये जो ऑडिट ऑफ बोरोविंग से खत्म होता है ना। ओके।